नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पे, तो चलिए सीधे वहीं पे। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स है। 3 में से सबसे पहला आर्टिकल है पीएम सिक्योरिटी से रिलेटेड। कल आपको पता है फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ भी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक रैली करने जा रहे थे पंजाब के फिरोजपुर में, बट बीच में ही एक फ्लाईओवर पे उनके कॉन्वॉय को रुकना पड़ा, कारण कि आगे एक प्रोटेस्ट चल रहा था। वो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू, तो इस केस में उनकी सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो रहा था, तो ऐसे में इनको 15 मिनट तक वहाँ पर स्टे करना पड़ा। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में पीएम की सिक्योरिटी कैसे प्लान की जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस पर नज़र डाल लेंगे। दूसरा है यहाँ पर कि अभी जो एक बार कोविड का इन्फेक्शन अगर किसी के डिटेक्ट होता है, तो जो आइसोलेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स है ना, कि हाँ जी कितने टाइम के लिए आप कांटेक्ट में नहीं आओगे दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ में फिर टेस्टिंग के लिए, तो उसमें थोड़ी सी जो स्ट्रिंजेंसी है, जो कड़की है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। पहले 10 दिन का आइसोलेशन था, अब उसको रिड्यूस करके 5 दिन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गाइडलाइंस से संबंधित ज़्यादा है, तो ऐसे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो देखेंगे। क्योंकि ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन हो रहा है, बेशक केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पर जो एक सिम्टम्स है ना वो माइल्ड आ रहे हैं, माइल्डर डिजीज़ की तरह। डेल्टा जिस तरीके से बहुत ज़्यादा सिचुएशन को बिगाड़ चुका था, उसके कंपैरिजन में इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे ये वाला आर्टिकल, दिल्ली गवर्नमेंट ने सिखों का जो सिख तख्त है, जो 5वां सिख तख्त है, उसको रिकॉग्निशन दिया है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों आर्टिकल्स को। 2 आर्टिकल्स है, दोनों को डिटेल में देखते हैं। अब देखो, आपको पता है पंजाब में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ से आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन में फाइट कर रही है। तो ऐसे में दिल्ली की आम आदमी सरकार ने जो सिख तख्त, 5वां जो सिख तख्त है जिसका नाम है तख्त दमदमा साहिब, इसको देखो रिकॉग्निशन दिया गया है। तो रिकॉग्निशन के लिए दिल्ली सिख द्वारा एक्ट 1971 में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है सरकार के द्वारा। तो सिख तख्त क्या होते हैं, सिखों के तख्त क्या होते हैं? तख्त का मतलब एक तरीके से आप यूँ मानो जैसे कि थ्रोन, जैसे सिंहासन होता ना, उसी तरीके से, जहाँ पर जो सिख अथॉरिटी है वो रहती है। मतलब सुप्रीम पावर के लिए सिखों में जो सुप्रीम पावर कंसिडर किया जाता है उनके लिए प्लेस। ठीक है, अभी तक देखा जाए तो 5 सिख तख्त हैं, जिनमें से 3 तो पंजाब में है, 1 महाराष्ट्र में है और 1 बिहार में है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से तख्त हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है अकाल तख्त। ये देखो अमृतसर में लोकेटेड है, ये सबसे पुराना तख्त है और ये माना जाता है कि इन सभी तख्त में सबसे सुप्रीम भी यही है। तो ये जो अकाल तख्त है अमृतसर में लोकेटेड, इसको सुप्रीम भी माना जाता है और इसको सेटअप किया गया था 1606 में गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा। देखो गुरु हरगोबिंद जी जो थे वो देखो छठे गुरु हुए थे, है ना, जो सिखों के गुरु हुए थे उनमें। और ये गुरु कब बने थे? जब इनके पिता गुरु अर्जन देव का एग्जीक्यूशन कर दिया गया था। तो वो सिख हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में अपने आप में एक होता है ना कि खुद की यूनिटी, सॉलिडारिटी के लिए सिख कम्युनिटी ने अपनी तरफ से अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो वही ये टाइम है। अकाल तख्त की अगर बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पर आप देख सकते हो, अभी वहाँ पर ही गोल्डन टेम्पल भी लोकेटेड है। ठीक है, हरमंदिर साहिब, तो ये ध्यान रखें, हरमंदिर साहिब कहाँ पर लोकेटेड है, तो गोल्डन टेम्पल को ही हरमंदिर साहिब बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक सिंबल हो गया कि कैसे सिख कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कि कैसे भी करके अपने आप में एक आइडेंटिटी, मतलब सिख नेशनलिज्म की एक आइडिया यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, अकाल तख्त की अगर बात करें तो ये 5 मंजिला बिल्डिंग है। इस 5 मंजिला बिल्डिंग में फर्स्ट जो स्टोरी है उसमें तो देखो गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं, जहाँ पर इनकी पूजा होती है। गुरु ग्रंथ साहिब वहाँ पर विराजमान है, रखे हुए, मैं गलत बोल रहा हूँ, विराजमान है वहाँ पर, तो इनकी पूजा होती है ही। बाकी 4 जो तख्त हैं उनकी अगर बात करें वो एसोसिएटेड है गुरु गोबिंद सिंह, जो कि 10वें गुरु हुए। इसका मतलब क्या हो गया कि अकाल तख्त है वो तो एसोसिएटेड हो गया किसके साथ में? गुरु हरगोबिंद सिंह जी के से। और बचे हुए जो 4 तख्त हैं जिनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो केसरबाग, दूसरा है पटना और तीसरा है तख्त हजूर और एक है तख्त दमदमा, जिसको अभी रिकॉग्निशन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में ये टोटल 5 तख्त हैं सिख कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो अगर तख्त केसगढ़ की अगर बात करें तो ये देखो आनंदपुर साहिब पंजाब में लोकेटेड है,
यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की शुरुआत की थी। खालसा जिसमें सिख वॉरियर्स जिन्होंने अपने वेपन हथियार उठा लिए थे अपने हाथों में, 1699 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर तख्त पटना की बात करें तो ये देखो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, 1666 में ये इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा मतलब 1666 में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, इसलिए उनसे एसोसिएटेड हो गया। फिर तख्त हजूर साहिब, ये देखो नांदेड़ में लोकेटेड है। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर एक लंबा समय बिताया था और उसके बाद में यहाँ पर इनकी डेथ के बाद में इनको क्रिमेट भी यहीं किया गया था 1708 में, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ये हो गई। फिर सॉरी, इसके आगे जो नेक्स्ट तख्त है दैट इज तख्त दमदमा साहिब। ये तलवंडी साबो ऑफ भटिंडा में लोकेटेड है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर बहुत मंथ तक अपना टाइम स्पेंड किया था। तो ये लोकेशंस हो गई डिफरेंट कहाँ पर कौन से लोकेटेड है। तो यहाँ पर नांदेड़ वाला हो गया महाराष्ट्र में, पटना साहिब आपको पता ही है बिहार में, और ये तलवंडी वाला भी पंजाब में गया, और ऊपर केशगढ़ ये अनंतपुर साहिब पंजाब में है ही, और अकाल तख्त। तो 3 तख्त तो हो गए पंजाब में, 1 तख्त हो गया बिहार में, 1 तख्त हो गया महाराष्ट्र में। अब देखो बात ऐसी है कि अभी जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सही है कि रिकग्निशन दिया जा रहा है। अब क्या रिकग्निशन पहली बार दिया जा रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिकग्निशन पहले ही दे दी गई थी। मतलब ये जो तख्त है, 5वां जो तख्त है, इसको रिकग्निशन पहले ही दे रखा है। तो यूँ मानो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया था पहले, उसी का एक ये एक्सटेंशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो 1999 में ही तख्त दमदमा साहिब को रिकॉग्नाइज कर लिया था 5वें सिख तख्त के तौर पे, जब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925, पंजाब एक्ट 8 ऑफ 1925, इसमें नोटिफाई कर दिया गया था अप्रैल 23, 1999 को। तब से ये प्रॉपर रिकग्निशन में चल रहा है। अब देखो उसी, और ये जो रिकग्निशन की डिमांड है, ठीक है, 5वें सिख तख्त की, वैसे तो देखो जब पंजाब को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर में सेपरेट किया गया था हरियाणा से, इधर मतलब पंजाब नया एक स्टेट बना था उस टाइम पे, तब से ये अपनी तरफ से रिकग्निशन की बात हो रही है। फिर बाद में 1999 में रिकग्निशन मिल ही गया। अब आप देख सकते हो मेन जो लीड करने वाला जो ग्रुप है वो है शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, तो उनकी तरफ से अपनी स्टेटमेंट दी गई कि भाई रिकग्निशन जो है 5वें तख्त को, ये अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है। सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925 का एक एक्सटेंशन मात्र ही मानो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी अप्रूवल दिया हो। बस यही है कि अभी फिलहाल तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, वो ये कि भाई पंजाब में चुनाव है, वोटों को रिझाने के लिए, वोटर्स को रिझाने के लिए करना है। बाकी तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही आगे। मेन जो मुद्दा था वो हमें समझना था, वो हमने समझ लिया। आगे चलते हैं अभी। फिर जो आर्टिकल है दैट इज कि कैसे प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी को एक तरीके से प्लान किया जाता है। देखो अभी मुद्दा आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कॉन्वॉय जो है वो फिरोजपुर में जा रहा था पंजाब में, और वहाँ पर एक फ्लाईओवर पर ही उनको 15 मिनट तक रुकना पड़ा, कारण कि आगे प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है कि क्यों ये सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई और क्यों प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर बीच में रुकना पड़ा। अब सवाल ये है कि किस तरीके से सिक्योरिटी प्लान की जाती है। देखो इसमें एक इलेबोरेटेड एक्सरसाइज होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज, वो और साथ में स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं, वो साथ में कोलैबोरेट करती है। इसमें देखो एसपीजी ब्लू बुक तैयार होती है। दैट मीन्स एसपीजी का मतलब हो गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसी के द्वारा एक ब्लू बुक, मतलब एक तरीके से प्रोटोकॉल वाली एक बुक तैयार की जाती है कि कहाँ पर किसका क्या काम रहेगा, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली कोई हार्म पहुँचा ना सके। तो इस केस में देखो एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजन तैयार किया जाता है। ठीक है, ASL हम इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट में जो कंसर्न स्टेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पंजाब, तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स हैं वो, साथ में स्टेट पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे फिरोजपुर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट जो हैं वो, इनके बीच में प्रॉपर बातचीत होगी, डिस्कशन होगा कि कहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। फिर उसके बाद में ये प्रॉपर प्लान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और एसपीजी जो है वो इस पर फिर अपने ओपिनियन देती है। फिर इस तरीके से आगे से काम बढ़ता है। अब देखो जनरली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी भी एरिया में विजिट करते हैं तो उनका आने का जो तरीका होता है वो या तो बाई एयर होता है या बाई रोड या फिर बाई रेल।
नॉर्मल कंडीशंस में बाय एयर, पर मान लो जैसे कि अभी मौसम खराब, आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में लगातार कल तो पूरे दिन बारिश रही थी, कहीं हेल स्टॉर्म गिर रहे हैं, कहीं ओले पड़ रहे हैं और फॉग कंटिन्यू बना हुआ है। तो इस केस में रिस्क था कि अगर बाई एयर अगर प्राइम मिनिस्टर आते हैं हेलीकॉप्टर से तो रिस्की मामला था, क्योंकि हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जा सकता है अगर 1000 मीटर की डिस्टेंस तक की विजिबिलिटी अवेलेबल हो। अब फॉग में तो इतनी पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो इस केस में रोड रूट उनका फिर फाइनलाइज हुआ। अब मुद्दा क्या आ गया कि रोड रूट फाइनलाइज होने के बाद में फिर जैसे ही ये फ्लाईओवर पे पहुंचे तो बाद में पता पड़ा कि बोले थोड़ी दूर आगे ही प्रोटेस्टर्स हैं, वो वहां पर लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और इस चक्कर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इस केस में उन्होंने वहां पर खुद को रोका। अच्छा, फिर जब कभी भी किसी वेन्यू में कोई रैली करनी हो, ठीक है ना, किसी भी एरिया में, तो उसके लिए देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होंगे, वहाँ पर प्रॉपर मैनर में जो मेटल डिटेक्टर डोर फ्रेम्स किए जाते हैं प्रॉपर, उसके बारे में डिस्कशन होता है इन इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में। फायर सेफ्टी के लिए प्रोविजंस किए जाते हैं प्रॉपर वहाँ पे, ठीक है। और एक प्रॉपर वेदर रिपोर्ट भी क्रिएट की जाती है कि हाँ मौसम का क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशन रहेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर को रोड लेनी है या बोट, जैसे किसी मान लो कि कहीं पे पानी का है, कोई वाटर बॉडी अवेलेबल है तो वहाँ पर बोट भी लिया जा सकता है, तो उसके लिए भी प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि कौन सी बोट कितने टाइम पर कितना कहाँ पर जाएगी, प्रॉपर मैपिंग होगी रूट की, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती है, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है, इन सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एसपीजी, ठीक है ना। यही अपने हिसाब से पूरी एक्यूरेसी के साथ में काम करती हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, ठीक है। बाकी तो चीज़ें देखो वही बताई जा रही है, सिक्योरिटी चेक किए जाते हैं। स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कहीं पर भी कोई भी अगर अटैक करने की कोशिश करे या कहीं पर भी कोई भी वायलेंट आउटब्रेक होने का डर भी हो तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की हो जाती है। साथ में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी वहाँ पर डिप्लॉयड एनी टाइम रहते हैं ही। इसके अलावा जैसे प्राइम मिनिस्टर की अभी कॉन्वॉय रुका तो वहाँ पर आप देखो एकदम से बीचों बीच एकदम रोड पे थे, ठीक है। तो सवाल ये क्या था कि अगर इस तरीके से कोई कॉन्वॉय जा रहा है तो इस केस में जो रूफ टॉप्स आसपास की जो बिल्डिंग्स होती है ना, वहां पर भी सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया जाता है, स्नाइपर्स को डिप्लॉय किया जाता है, जो छुप करके शूटिंग करते हैं ना, गोलियां चलाते हैं, उनकी अरेंजमेंट रखी जाती है कि अचानक से मान लो ऊपर से कोई अटैक कर दे, हो ही सकता है। आप देखो एकदम ओपन एरिया में और बिल्कुल बीचों बीच, ये फ्लाईओवर के बिल्कुल बीचों बीच इनको रुकना पड़ा, तो एक तरीके से यूँ मानो कि आपके लिए शो क्रिएट हो गया। अब वहाँ पर कोई भी अगर अटैक करे तो कितना बड़ा रिस्क है। तो इस केस में स्नाइपर्स का डिप्लॉयमेंट भी करना था, वो भी कहीं ना कहीं नहीं किया गया। तो पंजाब स्टेट पुलिस से ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि भाई आपने ये अरेंजमेंट्स प्रॉपर क्यों नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। पॉलिटिक्स एक तरफ है, बाकी प्राइम मिनिस्टर जैसे जो लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, जिसमें नरेंद्र मोदी सीएम हुआ करते थे, इनके खुद की मुँह ज़बानी बात कही हुई है कि बोला मैं पंजाब में उस टाइम गुजरात में चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, तो ऐसे ही मैं पब्लिक में मेरी जाने की आदत है, मैं चला गया। इतने में वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर जिनको पूरा कमांड दे रखी थी वो आए और उन्होंने उनको कहा कि बोला आप अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आपकी कोई प्राइवेट कोई इशू नहीं है, अब आप एक पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हो। जब तक चीफ मिनिस्टर हो हम आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम चीफ मिनिस्टर की पोस्ट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आप इस पोस्ट पे बैठे हो तो आपकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, तो आप ऐसे पब्लिक में मत जाओ। तो बोले कि हम तो, हमारी तो आदत है कि पब्लिक से डील करनी है, बट अल्टीमेटली जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हीं की ड्यूटी बनती है कि वो कैसे देश को आगे लेकर के चलें, राइट। तो ये एक स्टेटमेंट उनका खुद का है। एक कोई समिति था जिसमें वो सिविल सर्वेंट से ही डील कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे आईपीएस ऑफिसर्स के साथ में। तो ऐसा ही कुछ मुद्दा यहाँ पर है कि अब ऐसे तो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर अपने देश में घूम फिर सकते हैं, पर डेमोक्रेसी है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी बहुत से ऐसे डिसेंटर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हथियारबंद क्रांति के लिए एनी टाइम रेडी है। तो इस केस में क्या हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे एक इंपॉर्टेंट आइकॉन को ऐसे ही लूज कर दें? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ थी और एक झटका लगता है अचानक से, पूरे देश की पॉलिटी एकदम क्वेश्चन मार्क में आ जाती कि कहाँ गया, इस तरीके की सिक्योरिटी कैसे चल सकती है एक देश में, ठीक है। तो ऐसे में इंटेलिजेंस का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, ठीक है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारा देश मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिसिटी, ठीक है, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी का कंट्री है, ठीक है ना। और तो ऐसे में कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं, तो उस केस में थोड़ी सी प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर,
तो प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। ठीक है ना, तो यही चीजें बताई जा रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि केवल प्राइम मिनिस्टर, जब भी कभी कोई वीआईपी विजिट होती है तो इसी तरीके की इलेबोरेटेड प्लानिंग करनी होती है, जिसमें स्टेट पुलिस है उसकी ड्यूटी कुछ ज़्यादा ही खास हो जाती है। ठीक है, और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर या फिर जो मजिस्ट्रेट हैं, उनकी ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन में ही सारा ये काम होता है। ठीक है ना, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें समझनी थी। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो पंजाब की सीएम है, ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने ये कहा कि ऑल ऑफ सडन प्राइम मिनिस्टर ने प्लान चेंज किया इस तरीके से। बाकी वो ये पॉलिटिक्स है, ये तो सारी की सारी, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, इस तरीके के जो आइकॉनिक इंडिविजुअल्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ यहाँ पर पेज नंबर 3 से है, वो ये कि अभी जर्मन चांसलर ने नए जर्मन चांसलर बन चुके हैं, जिनका नाम है ओल्फ स्कोल्स। अब देखो जर्मन है ये नेम, तो पता नहीं वो कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे। फिलहाल हमारे सामने जो लिखा हुआ है ओलेफ स्कोल्स। ठीक है, तो बेसिकली पहले से तो एंजेला मर्केल हुआ करती थी, अब उनकी जगह इन्होंने ली है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको कंग्रेचुलेट किया है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों कंट्रीज़ कितना कॉपरेशन, क्या हद तक आगे कॉपरेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इकोनॉमिक विजन में दोनों लीडर्स के बीच में एक सिनर्जी देखने को मिल रही है, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक विजन में भी। क्लाइमेट एक्शन में भी ग्रीन एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंसी, उसमें भी। तो देखने वाली बात है क्या आउटकम निकलता है, वो टाइम बताएगा। फिलहाल तो ये नए चांसलर बने हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, तो देख लिया हमने। इसके आगे देखते हैं। एक फ्रंट पेज पे भी न्यूज़ है, केवल नज़र डालनी है, वो ये कि इन्वेस्टर्स के लगभग 1200 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के बेसिस पे। अब देखो, एक फर्जी नाम से बिटकॉइन लॉन्च किया। बिटकॉइन क्या, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की। बिटकॉइन तो अपनी खुद की, अपने आप में खुद एक क्रिप्टो करेंसी है। मॉरिस कॉइन करके नाम से, ठीक है, मॉरिस कॉइन नाम से एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, और ये बोला कि जैसे ही बोला ये एक्सचेंज पे लॉन्च किया जाएगा, तो ऐसे में मॉरिस कॉइन करके एक क्रिप्टो करेंसी है, वो लॉन्च की गई, और उसमें ये बोला गया कि भाई आप इन्वेस्ट करो, जिसको हम बोलेंगे, जैसे आप देखते हो कोई भी कंपनी अगर लॉन्च होती है इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, तो उसमें जैसे आईपीओज लॉन्च होते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, इसी तरीके से इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स आई, और उसमें ये था कि एक जो कॉइन है उसकी रेट लगभग रहेगी 15,000 रुपये। अब देखो, इसमें ये था कि लॉक इन पीरियड दे दिया 300 दिन का। 300 दिन के लॉक इन पीरियड का मतलब कि लोग जो हैं वे इस आईसीओ में 300 दिन तक कभी भी आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद में ये मॉरिस कॉइन जो था वो कहीं पर मिला नहीं। बोला ये गया था कि फ्रैंक एक्सचेंज करके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सेंसेक्स होता ना, उसी तरीके से सेंसेक्स में अलग अलग कंपनीज की लिस्टिंग होती है, तो उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के लिए एक्सचेंज है फ्रैंक एक्सचेंज। बोला उस पर हम लॉन्च करेंगे तो इसके भाव हैं वो बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। ठीक है, पर बाद में पता पड़ा, इन्वेस्टमेंट कर दिया लोगों ने 300 दिनों के अंदर अंदर लगभग 1200 करोड़ रुपए, 900 से ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया, और अब वो गायब हो गया जिन लोगों ने ये लॉन्च किया था। तो ये है पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया है, कि जिस तरीके से लोग पैसे से पैसा बनाने के चक्कर में इतने लालच में फंस पड़े हैं कि यही नहीं देखते हैं कि फ्यूचर की बातें कही जाती है कि हाँ जी बाद में ऐसा कर दिया जाएगा, और उनकी ग्रीड के चक्कर में और खुद की ग्रीड के चक्कर में लोग उनमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और ऐसी कंपनियां फिर भाग जाती हैं। ठीक है, ऐसा मुद्दा है ये। कल हमने एक अमेरिकन सिस्टम जो कैलिफोर्निया वाला केस देखा था, वो भी हमने देखा था कि किस तरीके से एलिजाबेथ होम्स ने प्लान किया था और एक बड़ा स्कैम को कंडक्ट कर दिया। तो ये देखो, वैल्यू वाला जो चैप्टर है ना, हमारा जो एथिक्स का पेपर 4 है, जीएस पेपर 4, उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ रेलेवेंट हो जाती है कि एक इंडिविजुअल जिसके पास में एम्बिशंस तो हैं पर आइडियलिज्म नहीं है। इसके बारे में हमने एडिटोरियल में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, याद हो तो, कि एम्बिशन और आइडियलिज्म दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। एक इंडिविजुअल के पास में एम्बिशन तो बहुत है, महत्वाकांक्षी तो वो बहुत है, पर उसके पास में आदर्शों की कमी है, तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो जाता है। जैसा कि ये यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी अभी लेटेस्ट है, मॉरिस कॉइन
दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल के पास में आदर्श तो बहुत है, पर उसके पास में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो उन आदर्शों का कुछ नहीं हो सकता, कोई यूटिलिटी नहीं है उसकी। और दोनों में एक बैलेंस हो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर ये मुद्दा अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, तो लोगों को लूट लिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, ये है पर मेन मुद्दा। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक और है हमारे सामने कि गवर्नमेंट ने देखो एक्शन प्लान है वो लॉन्च कर दिया है चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब इसमें देखो क्या है पूरा मुद्दा, वो देखते हैं। देखो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, जिनका नाम है अभी भूपेंद्र यादव, अभी ये हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर, इन्होंने अपनी तरफ से वेंसडे को एक एक्शन प्लान लॉन्च किया है कि हम इंडिया में चीता, ठीक है, फास्टेस्ट बिग कैट, ठीक है, बड़ी बिल्लियों में सबसे तेज दौड़ने वाला ये है, ठीक है ना, तो उसको फिर से इंडिया में इंट्रोड्यूस करना लगभग 70 साल के गैप के बाद में। ठीक है जी। अब इसमें देखो मुद्दा ये है कि मीटिंग हुई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं मीटिंग NTCA, और इस मीटिंग में ये फाइनलाइज हुआ है। अब आपके पास में टास्क है NTCA के बारे में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ठीक है, मिनिस्ट्री तो आपको पता पड़ गई, फिर इसकी कॉम्पोजिशन देखोगे कि कौन हेड करता है, कौन कब स्टैब्लिश हुई थी, क्या इसका काम है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। देखो बात ऐसी है, 1950 का जो दशक था, 1950 से 60 का, उस टाइम पर हंटिंग और हैबिटाट लॉस की वजह से ये जो चीता है, ये इकलौता एक ऐसा कॉर्निवर है या कॉर्निवोरस है जिसको एक्सटिंक्ट होता हुआ देखा गया इंडिया में। मतलब एक भी चीता नहीं बचा है 1950 के दशक के बाद में अभी। तो ऐसे में जब एक्सटिंक्ट हुआ था उससे पहले का अगर टाइम देखें तो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया में अगर देखें तो वेस्ट बंगाल से लेकर के ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक के एरिया में ये मिलता था चीता, जो कि आज कहीं नहीं मिलता इस एरिया में। ठीक है, इसके अलावा जो माउंटेन रेंज है जैसे हिमालयाज वाला, उसको छोड़ दो, बाकी प्लेन एरियाज में, ग्रास एरियाज में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता था ये। ठीक है, अब देखो ये जो NTCA है, इसकी जो मीटिंग हुई है, इसमें अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे में लगभग 8 से 12 चीता हैं, वो लाए जाएंगे कहाँ से? साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, ये तीनों अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा चीता मिलते हैं। और इंडिया में किस जगह को लोकेट किया गया फाइनली कि कहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा चीतास को ला करके? ये है कुनो पालपुर नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया है, कुनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। इनिशियली अगर देखें तो यहाँ पर 2010 में जब ये प्लान हुआ था कि चीता रीइंट्रोड्यूस होना चाहिए इंडिया में, तो 10 साइट्स पे काम हुआ था, 10 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें फिर बाद में फाइनल कौन सा हो रहा है? कुनो पालपुर नेशनल पार्क। ठीक है जी। अब इसमें देखो शुरुआत में ट्रांसलोकेशन की जाएगी, फिर टाइम के साथ साथ में, अभी तो कैपेसिटी देखी जाए ना इस कुनो पालपुर नेशनल पार्क की, तो ये लगभग 21 चीताज को हैंडल करने की है। दैट मीन्स इतनी कैपेसिटी है कि 21 चीता वहाँ पर आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। फिर टाइम बीतेगा तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन जब स्टैब्लिश होगी, बढ़ेगी पॉपुलेशन, तो ये 36 तक भी आराम से सर्वाइव कर पाएंगे नंबर्स में आने वाले 30 से 40 सालों में। एक चीज़ कि ये जो कुनो पालपुर नेशनल पार्क जो रिकॉग्नाइज किया है, ये बेसिकली शिवपुरी ड्राई डेसिडुअस ओपन फॉरेस्ट लैंडस्केप का ही पार्ट है। शिवपुरी ड्राई डेसिडुअस मतलब जो शुष्क पर्णपाती जो ओपन फॉरेस्ट एरिया है, उस वाले एरिया में इनको फाइनल, उसी एरिया में ये पार्ट है। ठीक है, तो ये लगभग 6800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसी का पार्ट है ये कुनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब देखो इसमें बात ऐसी है कि इस वाले एरिया में जहाँ पर कुनो पालपुर नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी लेपर्ड्स अवेलेबल हैं। तो इस एक्शन प्लान में देखा जाए तो फिर टाइम के साथ साथ में टाइगर्स, लायंस, इनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर बिग कैट्स का और भी इंट्रोडक्शन आगे हो पाएगा, पर एक बार अभी जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो चीताज का हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा जब इकोलॉजिकली सेटल हो जाएंगे ये सारी बिग कैट्स, फिर उसके बाद में आगे काम करना आसान हो पाएगा। इसमें देखो ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड किया जा रहा है NTCA के अंडर में, जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, उसी स्कीम के अंडर में इसको फंडिंग दी जा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। साथ में ओपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देखो होता क्या है, ये बहुत तेज दौड़ने वाला
मैमल है बेसिकली। तो ये दौड़ता बहुत तेज है ना, इसके लिए क्या चाहिए, बिल्कुल ओपन फॉरेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा ही इकोसिस्टम चाहिए, ग्रासलैंड होनी चाहिए, घास का मैदान, और जिससे कि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर सके अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। इसके साथ साथ में इस एरिया में जहाँ की हम बात करें कुनो पालपुर नेशनल पार्क की, यहाँ पर कुछ दूसरे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो कि ग्रासलैंड स्पीसीज हैं, जिनमें से एक तो है काराकल, एक है इंडियन वोल्फ, और इसके अलावा जो बस्टर्ड की अलग अलग स्पीसीज है बोलो उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब आपके लिए काम आ चुका है एक तो काराकल के बारे में पढ़ना, एक इंडियन वॉल्फ के बारे में पढ़ना, और कौन कौन से बस्टर्ड्स हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके के बर्ड होते हैं बड़े। ठीक है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें जिसको गोडावण भी बोला जाता है, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। तो आप इनके बारे में पूरी डिटेल देखोगे कि IUCN में क्या कैटेगरी दे रखी है। वैसे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोल दिया न्यूज़पेपर में, बट आप वहाँ से स्टेटस गेन करो। वैसे तो न्यूज़पेपर में बोल दिया वो चीज़ फाइनल होती है, एक ऑथेंटिक पेपर या रेफरेंस माना जाता है न्यूज़पेपर को, पर एक बार आप वेरीफाई ज़रूर कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इकोनॉमी पेज पे अगर हम नज़र डालें तो एक भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें पूरा डिटेल में देखना हो। आपको पता है कोविड के चलते नए कर्ब्स हैं वो लगा दिए, लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। इसके अलावा एक भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको हमें पूरा डिटेल में देखना हो, एक भी। ठीक है ना, वर्ल्ड पेज पे चलते हैं हम सीधा। देखो वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक हिस्टोरिक सिक्योरिटी अलायंस साइन किया है। ठीक है, साइन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में ये अपने आप में चाइना के लिए कहीं ना कहीं कंसर्निंग मुद्दा आ गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही चाइना को कंटेन करने के लिए AUKUS करके एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर लिया है, जिसके तहत यूके और यूएस मिलकर के न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया का मेन टारगेट क्या है, चाइना को कंटेन करना, क्योंकि जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है वहां पर चाइना की डोमिनेंस बढ़ती चली जा रही है, और चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। तो इस केस में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ जापान है, वो भी अपनी तरफ से कंसर्न्ड है चाइना की लगातार ग्रोइंग एग्रेशन की वजह से। तो इन दोनों की कन्वर्जेंस आ गई, तो इसमें आप देखो जल्दी से जल्दी एक एग्रीमेंट होने के चांसेस है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज, ये दोनों के दोनों कंट्रीज क्वाड के भी मेंबर आपको पता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जापान तो है ही, इंडिया और यूएसए भी मेंबर्स हैं, जो कि चाइना को ही कहीं ना कहीं कंटेन करने का काम करने वाला है। बाकी तो और भी ऑप्शन सेगमेंट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इंटरनेशनल लॉज, जो इंटरनेशनल सी लेन्स है उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इनको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों पे काम करता है क्वाड। बट चाइना को क्या लगता है, बोले ये एक तरीके का जो एशियन नेटो है वो क्रिएट हो रहा है। जो नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो स्टैब्लिश किया गया था USSR को काउंटर करने के लिए, बोला ऐसा ही कुछ चाइना को भी लगता है। इसके आगे देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अलर्टिंग न्यूज़ है, वो है यहाँ पर कि चाइना में डेमोग्राफिक क्राइसिस आ रहा है ज़बरदस्त। चाइना के 10 रीजन्स में तो जो बर्थ रेट है वो 1% से भी कम हो गई। तो ये अपने आप में चाइना के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम था 1978 में, उस टाइम पर जो बर्थ रेट हुआ करती थी वो हाईएस्ट थी चाइना में। फिर उसके बाद में वन चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, तो उसके बाद में लगातार वहाँ पर बच्चों को पैदा करने के अगेंस्ट में चाइना की गवर्नमेंट की जो टेंडेंसी रही, उसका ये रिजल्ट रहा कि 2016 के लगभग तो 2 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी, और अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की है अभी रिसेंटली। उसके बावजूद भी चाइना में बर्थ रेट राइज नहीं हो रही है। तो आप देखो कि अगर एक देश में बूढ़ी जनता अगर ज़्यादा होगी, जवान जनता की कमी रहेगी, तो वो तो लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही है, एसेट कहाँ बने। और एक इकोनॉमी को, एक कंट्री को स्ट्रेंथन अगर होना है तो वहाँ पर जवान जनता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से नज़र डाल सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है अभी चाइना में। ठीक है, 1 चाइल्ड पॉलिसी पहले लाई गई थी, लोगों को मतलब यहाँ तक आई थी कि जब 3 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी ना, तो एक न्यूज़ मुझे अभी भी याद है कि एक लेडी ने ये कहा था कि अब मैं मेरे तीसरे बच्चे को पब्लिक पार्क्स में भेज सकूंगी खेलने के लिए। इतना मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम। ठीक है, इसके अलावा 2 चाइल्ड पॉलिसी 2016 में आई गई थी, 3 चाइल्ड पॉलिसी अभी 2021 में शुरू करी दी थी। उसके बावजूद वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, चाइना की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस की अगर बात करें तो हेनान प्रोविंस है, वहाँ पर भी बर्थ रेट बहुत कम चल रही है।
ये चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, थोड़ा एक बार और नज़र डाल लेना आप अपने हिसाब से। इसके आगे देखें, जर्मनी की न्यूज़ आई थी, तो जर्मनी का मैप देखना तो बनता है। तो देखो सबसे ऊपर ही ऊपर डेनमार्क इधर है, इधर बाल्टिक सी है, इधर नॉर्थ सी है, ध्यान से देख लें आप। ओके जी, इधर ईस्ट में पोलैंड है, ठीक है जी, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं। वेस्ट में यहाँ पर नेदरलैंड्स है, इधर बेल्जियम और एक छोटा सा कंट्री यहाँ पर लग्जमबर्ग, ठीक है जी। इधर फ्रांस है, वो बॉर्डर शेयर करता है, इधर चेक रिपब्लिक भी है, और आ जाओ नीचे, और नीचे ही नीचे है फिर बाद में इधर ऑस्ट्रिया, और नीचे है इधर स्विट्जरलैंड। ये सारे कंट्रीज हैं जो कि जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और जर्मनी